नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सप्रेस। आज हमारे बीच शो में मौजूद हैं खास मेहमान जिनका नाम है डॉक्टर मिलन। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। और बहुत लोग को आज आप इंस्पायर करने वाले हैं क्योंकि G20 के इस इवेंट में भी आप शामिल हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हम आपके बारे में जानना भी चाहेंगे और अपने लिसनर्स को आपसे रूबरू भी करवाना चाहेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा सर आपके बारे में बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मिलिंद संपगावकर। इंश्योरेंस के लिए स्पेशली मेरा नाम जाना जाता है पुणे, महाराष्ट्र एंड वर्ल्ड वाइड। यदि मेरी खासियत आप देखना पूछो तो सबसे पहली चीज़ इंश्योरेंस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड जीएसटी में पहला इंश्योरेंस एजेंट है जिसने पीएचडी की है। मैं भारत का सबसे हाईएस्ट क्वालिफाइड इंश्योरेंस एजेंट प्रोफेशनल करके सामने आया हूँ। मैंने 4 जनवरी 2022 को वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है कि डे वन जो प्रोडक्शन ईयर था 2022 का, उसमें हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 9 बार एमडीआरटी करके हमने रजिस्टर करवाया है, जो आज तक यदि हम भारत की बात करें, अपने हिंदुस्तान की बात करें जी। तो वहाँ पर इंश्योरेंस के लिए इतना मायने नहीं देखा जाता, क्योंकि आज भी इंश्योरेंस में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 4% का है। वह उस देश से कोई एक बंदा वर्ल्ड रिकॉर्ड कर सकता है। ये एमडीआरटी काउंसिल जो हाईएस्ट काउंसिल मानी जाती है फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स के लिए, उसके लिए भी काफी बड़ी चीज थी। यदि एक छोटी से लाइन में मैं यदि बोलना चाहूँ तो मैं जो टोटल सम एश्योर्ड बेस्ड बिजनेस हैंडल करता हूँ वो है 3,900 करोड़ प्लस। क्या बात है सर, क्या बात है। हम काउंट भी करेंगे तो शायद वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो सर ये मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी सी जानना चाहूंगी, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग रही थी, इंस्पिरेशन कहाँ से रहा था इसको लेकर? डेफिनेटली 2001 से मैंने इंश्योरेंस में मेरा करियर शुरू किया था। पहले 12 साल मैंने जॉब किया है, अलग अलग कंपनीज में मैं जॉब करते गया। ये जॉब करते हुए एक चीज सामने आई कि इंश्योरेंस एजेंसी में जितना पैसा है उतना जॉब करके मिलेगा नहीं। सो 2012 में मैंने मेरा एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में, जहाँ पे मैनेजरी लेवल पे मेरा जॉब था, वो क्विट करके मैंने इंश्योरेंस एजेंसी का प्रोफेशन शुरू किया। मेरा खुद का फर्म सिद्धि एसोसिएट को मैंने रजिस्टर करवाया एंड उसके बाद हमने बिजनेस करना जो शुरू किया। उस बिजनेस के अब मैंने ज़्यादातर लोगों को बोला कि मैं सर्विस ओरिएंटेड गाय हूँ। मेरे यहाँ पे आज 42 लोग काम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ सर्विस देते हैं। सेल्स का काम मैं अकेला करता हूँ। अरे वाह। तो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस से शुरू करते हुए एक छोटे से पुणे में 2007 को मैं पुणे में आया था। 5 साल मैंने जॉब किया। आज मेरे पास 23,000 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं। क्या बात है सर। तो सर एक रिस्क नहीं रहता, क्योंकि ये थोड़ा सा पर्सनल उन लोगों के लिए होगा जो स्टार्टिंग करते हैं, एक जॉब से बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, करना हर कोई चाहता है, पर वो किक कहाँ से मिली कि नहीं, मैं मतलब आपने वो चीज बताई कि एक पल ऐसा लगा कि उतना उससे नहीं हो पाएगा जॉब से जितना हम एक बिजनेस से कर सकते हैं। लेकिन कैसे एक किसी को नॉर्मली कैसे एहसास हो कि नहीं, रिस्क लो एंड उसके बाद आप स्टार्टअप करो? देखिए, आपके आजू बाजू में जो चीजें घटती है उसी को आप ट्रिगर पॉइंट मानना चाहिए। वैसी ही चीज हुई थी 2012 4 to 12 में जब इंश्योरेंस में पीएचडी कर रहा था। तब मैंने ये चीज देखी थी कि इंडिया में जो इंश्योरेंस बेचा चाहता है उसमें 80% to 90% अनफॉर्चुनेटली कहना पड़े कि मिससोल्ड किया जाता है। रीजन ये है, इंश्योरेंस एजेंट्स को इतना नॉलेज नहीं है। आज भी काफी सारे लोग हैं जिनको अच्छे क्वालिटी फाइनेंशियल प्लानर्स की जरूरत है। हमने इंश्योरेंस एजेंसी को इस मायने पे देखा है कि जो जिसे कोई काम नहीं मिलता वो इंश्योरेंस एजेंट बनता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे आपके इंश्योरेंस एजेंट या फाइनेंशियल कंसल्टेंट को भी उतना ही रिस्पेक्ट दिया जाता है जितना आपके डॉक्टर्स को दिया जाता है। एंड वो बंदा जो बोलता है वो मानते हैं। लेकिन इंश्योरेंस एजेंसी में अनफॉर्चुनेटली इस प्रकार की इमेज क्रिएट की गई है कि इंश्योरेंस एजेंट का फोन आते ही हम फोन काट देते हैं। देखिए, मैंने यही अपॉर्चुनिटी करके देखा। हम कभी डॉक्टर को ये जाके नहीं बोलते कि भाई मेरा पेट
में पेन है तो आप मेरा पेट 2 इंच से काट के अंदर देखो कि क्या हो रहा है। जी वैसे ही जब आप इंश्योरेंस एजेंट के सामने जाते हो तो आप सिलेंडर हो जाइए कि बोलिए मेरे पास भाई इतना पैसा है, आप इन्वेस्ट कहाँ करना चाहते हो और मेरे लिए क्या कौन सा प्लान सही है वो आप मुझे बताइए, क्योंकि फाइनेंशियल नीड और उसका एनालिसिस ये प्रॉपर तरीके से होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंश्योरेंस एजेंट का जो बेसिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इंडिया में रखा गया है, जो 10th पास है उसे हटा के ग्रेजुएट करना चाहिए। बिकॉज हम जहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिसेस में देखते हैं चपरासी भी ग्रेजुएट है, बिल्कुल। तो इंश्योरेंस एजेंट जो आपका फाइनेंशियल अकाउंट संभालने वाला बंदा है वो 10वीं पास कैसे चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सिस्टम को यदि चेंज करना है, मेरे पीएचडी का यदि यूटिलाइजेशन करना है तो मुझे जॉब करके कुछ होना नहीं है, क्योंकि जॉब करता हूँ तो एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा, और यदि मुझे देश में पूरे इंडस्ट्री के लिए काम करना है तो मुझे इंडिपेंडेंट काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने जॉब क्विट करके बिजनेस शुरू किया क्या था। बात है सर, और बिजनेस आज आपने कहाँ तक पहुंचा दिया। G20 पर सर क्या कहना चाहेंगे? G20 का इवेंट है आज, उस पर जो है क्योंकि इसका होना क्या कितना महत्वपूर्ण है G20 हमारे लिए, हमारे देश के लिए? डेफिनेटली आज यदि आप सोचो तो पूरे वर्ल्ड में एक ही देश ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड को यदि फ्यूचर में आर्थिक मंदी आती है तो जी उसमें निकालने की हिम्मत रखता है, वो है हमारा देश। जी। याद रखिए, हम सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बनने के बावजूद हम गर्व से ये कह सकते हैं कि हम सबसे ज्यादा युवाओं का देश है। बिल्कुल। यदि इकोनॉमी के साइकिल के बारे में हम यदि सोचे तो इकोनॉमी का साइकिल चलता है डिमांड और सप्लाई पर। मैं विश्व G20 के द्वारा सभी देशों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपको यदि आपके देश से में आर्थिक मंदी से बचना है तो इंडिया में आके इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इंडिया में जब पैसा इन्वेस्ट होगा, इंडियंस के पास पैसा आएगा। सोचिए 140 करोड़ का पॉपुलेशन हमारा है, इन लोगों के पास जब पैसा आएगा तो ये डिमांड रेज करेंगे। जब डिमांड बढ़ेगा तो डेफिनेटली इंडिया में इतना सप्लाई डेफिनेटली नहीं है, इतना प्रोडक्शन नहीं है कि हम उस डिमांड को फुलफिल करें। तो इंडियन गवर्नमेंट डेफिनेटली हमारा जो भी व्यापार वृद्धि एग्रीमेंट जिस देशों के साथ है, पड़ोसी मुल्कों के पास, वो डिमांड रजिस्टर करवाएगी। जैसे वो डिमांड रजिस्टर की जाएगी तो डेफिनेटली वहां पे प्रोडक्शन बढ़ेगा और उस कंट्री की इकोनॉमी डेवलप होगी। इससे इकोनॉमी का कंप्लीट साइकिल। इसीलिए जो माननीय पंतप्रधान जी ने बोला था वसुदेवम कुटुंबकम, तो इसका मतलब ही वही है कि हमारे में इतनी ताकत है कि हम पूरे विश्व को चला सकते हैं। तो यदि वो चलाना है तो इंडिया में सबसे पहले देखिए, जो पौधा है उसी को आप पानी या खाद डालोगे तो उसका पेड़ बनेगा और वहीं से आम निकलना है जी। जो मरने वाला पौधा है उसमें पानी या खाद डाल के कोई आम निकलने वाले है नहीं। तो आज इंडिया की सिचुएशन वहीं पे आके रुकी है। मार्केट है, पोटेंशियल है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जो G20 जैसे इवेंट से इंडिया में आ सकती है। बिल्कुल, और आज उस चीज को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है कहीं ना कहीं, जहाँ 320 जो मैं कहूंगी स्पीकर हैं वो यहाँ पर इन चीजों को लेकर बात रखेंगे, अपील रखेंगे, और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में जब उसका नाम शामिल होगा तो कहीं ना कहीं वो अपील भी पहुंचेगी और उस पर काम भी होगा। इसके बाद सर, क्योंकि G20 पर बात हुई, लेकिन जैसे कि आपने अपने काम पर बात की, आपके अवार्ड्स को लेकर जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत लिसनर्स है जो जानना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनका इंस्पिरेशन जो है अवार्ड्स को लेकर भी बढ़ता है। तो क्या चीजों में जो है आपके अवार्ड्स है वो हम जानना चाहेंगे। यदि मेरे अवार्ड्स की लिस्ट आप देखना चाहो तो ज्यादा नहीं, 485 अवार्ड्स मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। सर आपने कहा ज्यादा नहीं ये ज्यादा नहीं है। 485 अवार्ड्स है। ऑन एन एवरेज महीने के मुझे 3 या 4 अवार्ड्स मिलते हैं। क्या बात है सर। मुझे कुछ टाइटल्स मिले जिसको मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मेरे नाम के आगे लगा हुआ है, डॉक्टरेट है, पीएचडी है तो डॉक्टरेट लगा हुआ है। उसी के साथ भारत भूषण, मैन ऑफ एशिया, कोविड उद्योजक, मध्यम वर्गीय आत्मसम्मान जो मिडिल क्लास लोगों के लिए काम करता हूँ, सेवा रत्न, इस जैसे काफी सारे टाइटल मेरे पीछे नाम के पीछे लगे हुए हैं। काफी सारे लोगों ने फेलिसिटेट किया है। जैसे लास्ट 1 ईयर में तो महाराष्ट्र के जो
गवर्नर है उनके हाथों से मुझे 3 बार फेलिसिटेशन हुआ। क्या तो लोग भी ये पूछने लग गए थे कि भैया तेरा गवर्नर के साथ कोई सेटिंग तो नहीं है कि हर क्वार्टर तू गवर्नर हाउस में जाके अवार्ड ले रहा है। जी। सो डेफिनेटली ऐसे करीब करीब 485 अवार्ड्स मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। क्या बात है सर, अभी तक मैंने ये रिकॉर्ड आपका ही देखा है। सच में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड अभी तक आपका था, और बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके अवार्ड्स के बारे में जान के, आपके ख्यालात, और कई चीज तो आपने जो इंस्पायर की है बिजनेस को लेकर, स्टार्टअप्स को लेकर। इस वक्त देश में जो युवा है उन्हें बहुत जरूरत है इस चीज की। सर थैंक यू सो मच। जाते जाते जी एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना बिल्कुल। चाहूंगा। ये पहली 3 पंक्तियां ये माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल जी द्वारा रचित है, जो मेरे मन को भाई है और मैं इसी को देख के आगे बढ़ता हूँ। और उसकी बाद की 4 पंक्तियां मैंने मेरे हाथों से लिखी है, वो आपके सामने पेश करना चाहूंगा। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा कभी हार नहीं मानूंगा। इसके आगे मैंने लिखा है, इंश्योरेंस के लिए जिया हूँ इंश्योरेंस के लिए मरूंगा, इस देश के इंश्योरेंस के लिए जी जान लगा दूंगा, जो आएगा साथ उसको साथ लेके जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मगर यारो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को बीमित करके रहूंगा। क्या थैंक यू। क्या बात है सर, क्या बात है। आप मतलब सच में मुझे लगता है आप लेखक भी हैं। पोइट्री भी करी है आपने पूरी। मतलब आप इंश्योरेंस में जी रहे हैं, जो आपका कंपनी, जो आपका काम है आप उसमें जी रहे हैं। और हमें ये भी सीखने को मिल रहा है आपसे, आप जो भी काम करो इतना दिल से करो कि आप उसमें जी लो। मतलब बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मुझे पता है कि हमारे लिसनर्स भी बहुत ज्यादा खुश होंगे इस चीज को देखकर, और हर किसी को आज एक किक मिलने वाली है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।